All are welcome in this class of two-dimensional geometry. I am Rafiq Ahmed. हाइपरबोला की प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर रहे हैं और इसी संदर्भ में आज ये प्रॉब्लम ले रहे हैं। अतिपरवलय के केंद्र से इसके किसी स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब के पाद का बिंदुपथ ज्ञात करना है। डाले गए लंब के पाद का बिंदुपथ ज्ञात करना है और बताना है कि वो ये वाला अतिपरवलय होगा, ये वाला वक्र होगा। तो सॉल्यूशन पर आएँ। अतिपरवलय की इक्वेशन है, इसकी कोई स्पर्श रेखा ले लें। अब जब हमें कोई स्पर्श रेखा लेनी होती है तो या तो हम प्रवणता रूप में ले लेते हैं, तो वो m के मान बदल बदल कर भिन्न भिन्न स्पर्श रेखाएं हो जाती हैं, या प्राचलिक रूप में ले लेते हैं। जिस बिंदु पर वो स्पर्श रेखा खींची गई है उस बिंदु का प्राचल थीटा लेकर थीटा रूप में स्पर्श रेखा ली जा सकती है। तो दोनों ही तरह से एक उसमें प्राचल रहेगा m या थीटा। तो ये हो गई अतिपरवलय की m प्रवणता वाली कोई स्पर्श रेखा। अब इस स्पर्श रेखा पर अतिपरवलय के केंद्र से लंब डालें। तो केंद्र O यानी 0 0 से इस स्पर्श रेखा पर लंब मान लो OM है। तो जो लंब पाद आया बिंदु M, उसका बिंदुपथ ज्ञात करना है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स h k मान लिए। फिगर में हाइपरबोला नहीं दिखाया गया है, केवल स्पर्श रेखा दिखाई गई है। मान लो ये हाइपरबोला की कोई स्पर्श रेखा है जिसकी प्रवणता हमने m मान ली है। तो और ये अतिपरवलय का केंद्र यानी मूल बिंदु है। तो मूल बिंदु से इस स्पर्श रेखा पर लंब डाल दिया। लंब स्पर्श रेखा को m बिंदु पर मिलता है, तो ये बिंदु m लंबपाद कहलाएगा और इसका बिंदुपथ ज्ञात करना है। m के हमने कोऑर्डिनेट्स h के मान लिए, तो हम कोऑर्डिनेट्स h और k में रिलेशन स्थापित करेंगे, उसी से बिंदु m का बिंदुपथ ज्ञात होगा। तो दो बातें हैं जिनका यहाँ हम उपयोग करेंगे। एक तो ये कि ये जो लंबपाद m है वो इस स्पर्श रेखा पर है, इसलिए m के कोऑर्डिनेट्स इस स्पर्श रेखा के समीकरण को सेटिस्फाई करेंगे। तो इसमें x और y की जगह m के कोऑर्डिनेट्स h और k रख दिए, तो ये इक्वेशन प्राप्त हो गई। रूट को हटाने के लिए mh को लेफ्ट में लें और दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, तो k माइनस एम एच का होल स्क्वायर और दूसरी साइड विदाउट रूट, ये टर्म आ जाएगी। तो ये एक इक्वेशन आ गई। दूसरी जो बात है उसका यूज़ करें तो एक और इक्वेशन m के रूप में आ जाएगी। वो ये कि ये स्पर्श रेखा और ये OM एक दूसरे के लंबवत हैं। OM की प्रवणता तो हो जाएगी k माइनस 0 अपॉन h माइनस 0। O के कोऑर्डिनेट्स h के हैं और m के कोऑर्डिनेट्स h के हैं और O के कोऑर्डिनेट्स 0 0 है। तो सेकंड कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस अपॉन फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, तो ये O और M को मिलाने वाली इस रेखा की प्रवणता हो जाएगी जो कि k अपॉन h हो जाती है। और स्पर्श रेखा की प्रवणता m है ही। तो OM और स्पर्श रेखा एक दूसरे के लंबवत हैं और दो लंबवत रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है। तो एक रिलेशन हमें ये बन गया कि स्पर्श रेखा की प्रवणता इंटू OM की प्रवणता बराबर -1। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन, इन दोनों से m को एलिमिनेट कर देना है ताकि h और k में रिलेशन आ जाए। तो यहाँ से m का मान -h अपॉन k आता है और ये मान m का यहाँ रख दें इस इक्वेशन में। तो ये इक्वेशन हो जाएगी k अपनी जगह, m की जगह माइनस ऑफ h अपॉन k रखेंगे तो ये टर्म h स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर हो जाएगी प्लस में, और राइट हैंड साइड में भी a स्क्वायर एज इट इज़ और m स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से h स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर रख देंगे, b स्क्वायर अपनी जगह। ये m को एलिमिनेट कर दिया और h और k में रिलेशन आ गया। यहीं से हमें बिंदुपथ प्राप्त हो जाएगा। इधर k एलसीएम लें तो k स्क्वायर प्लस h स्क्वायर अपॉन k का होल स्क्वायर आ जाएगा, और इधर k स्क्वायर एलसीएम लें तो a स्क्वायर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर k स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर आ जाएगा। k स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएंगे, तो ये इक्वेशन आ जाती है। इसमें h और k की जगह x और y रख दें तो ये लंबपाद कैपिटल M का बिंदुपथ हो जाएगा। और साइड चेंज करके, साइड चेंज भी नहीं की है, ऐसे ही लिख दिया। तो h और k की जगह x और y रखेंगे तो ये हो जाएगा ये वक्र, और ये हो जाएगा लंबपाद कैपिटल M का बिंदुपथ। यही सेम क्वेश्चन हमने एलिप्स में भी किया था।
एक और क्वेश्चन है, निम्न अतिपरवलय की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं ज्ञात कीजिए। कॉमन टेंजेंट ज्ञात करनी है इन दो हाइपरबोलास की। एक हाइपरबोला तो मानक है जैसा हम ज़्यादातर लेते हैं और दूसरे में चेंज हो गया है। तो ये दो अतिपरवलय हैं और दोनों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा या कॉमन टेंजेंट का मतलब है ऐसी रेखा जो इस अतिपरवलय की भी स्पर्श रेखा हो और वही रेखा इस अतिपरवलय की भी स्पर्श रेखा हो, वो ज्ञात करनी है। सॉल्यूशन को हम यहाँ से स्टार्ट करें कि जो पहला अतिपरवलय है उसकी कोई स्पर्श रेखा ले लें। अब कोई स्पर्श रेखा ले रहे हैं तो उसकी कोई ना कोई प्रवणता होगी। मान लो कि उस स्पर्श रेखा की प्रवणता m है, तो फिर उस स्पर्श रेखा का समीकरण ये हो जाएगा। तो ये तो हो गई पहले अतिपरवलय की कोई स्पर्श रेखा। अब ये रेखा तो m के हर मान के लिए फर्स्ट हाइपरबोला की स्पर्श रेखा है। हम मान लें कि ये ही उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, यानी ये जो कि पहले अतिपरवलय की स्पर्श रेखा है वो दूसरे की भी है। इस आधार पर m का माना जाएगा। एक बार फिर सुने, ये लाइन m के हर मान के लिए फर्स्ट हाइपरबोला की स्पर्श रेखा तो होती ही है। m का कोई ऐसा मान चुने हम जिससे कि ये स्पर्श रेखा फर्स्ट की स्पर्श रेखा होने के साथ साथ सेकंड वाले अतिपरवलय की भी स्पर्श रेखा हो जाए, तो फिर ये उभयनिष्ठ हो जाएगी। फर्स्ट की तो ये है ही। इसके लिए हम स्पर्शता का प्रतिबंध लगाना चाहेंगे कि ये रेखा इस वाले अतिपरवलय को स्पर्श करे, और उसका तरीका होगा कि हम इन दोनों समीकरणों से x और y में से किसी एक वेरिएबल का विलोपन करके दूसरे वेरिएबल में एक द्विघात समीकरण बनाएंगे और स्पर्श रेखा होगी तो उस द्विघात समीकरण का विवेचक 0 हो जाएगा, जैसा कि हमने पहले भी कई बार किया है। तो उसके लिए हमने पहले इक्वेशन नंबर 2 को थोड़ा सा सरल कर लिया, एलसीएम ले लिया, a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये तो एलसीएम लेके इक्वेशन 2 को लिख दिया। और ये जो इक्वेशन 2 है इसमें और इक्वेशन 3 जो कि टेंजेंट का इक्वेशन है उससे y को एलिमिनेट करके x में द्विघात समीकरण बना रहे हैं। तो ये जो सेकंड हाइपरबोला का इक्वेशन है इसमें y की जगह स्पर्श रेखा के समीकरण से y का मान रख दिया, तो ये इक्वेशन हो जाएगी बी स्क्वायर एज इट इज़, ये y का मान एम एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और होल स्क्वायर अपनी जगह माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो y एलिमिनेट कर दिया है स्पर्श रेखा या इस रेखा के समीकरण और हाइपरबोला के समीकरण से। तो y को एलिमिनेट करने पर अब ये जो इक्वेशन आएगा वो x का द्विघात समीकरण हो जाएगा। इसको x के द्विघात समीकरण के रूप में रीअरेंज कर लें। तो बी स्क्वायर एज इट इज़, ये दो पदों के योग का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर खोल दें, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस दोनों के गुणनफल का दुगना प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। सेकंड टर्म का स्क्वायर होगा तो केवल रूट हट जाएगा, तो ये होल स्क्वायर खुल गया और माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर टर्म अपनी जगह और राइट हैंड साइड की ये टर्म लेफ्ट हैंड साइड में ले ली। अब इसमें एक्स स्क्वायर के पद एक तो यहाँ होगा बी स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर और एक ये है माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के इन दो पदों में से एक्स स्क्वायर कॉमन, तो टर्म एक्स स्क्वायर की ये आ गई बी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स की सिंगल पावर की टर्म ये है, ये टर्म हो जाएगी 2 बी स्क्वायर एम इंटू दिस अंडर रूट इंटू एक्स। इसके अलावा जो टर्म हैं वो अचर पद हैं बिना एक्स वाले, तो वो एक तो यहाँ से है ए स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कॉमन ही रख लिया, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहाँ से भी बी स्क्वायर कॉमन ले लिया है तो माइनस ए स्क्वायर। तो अचर पद जो कि थे यानी एक्स रहित पद उनको अलग कर लिया है और उनमें बी स्क्वायर कॉमन था तो कॉमन निकाल लिया। ये एक्स का द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। और ये जो एक्स का द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ ये इस आधार पर प्राप्त हुआ कि रेखा नंबर 3 और हाइपरबोला नंबर 2 के समीकरणों से y को एलिमिनेट किया है। अब अगर हम ये चाहें कि ये रेखा नंबर 3 हाइपरबोला नंबर 2 की भी स्पर्श रेखा हो तो वो तभी होगी जब इस द्विघात समीकरण का विवेचक 0 हो, क्योंकि इस द्विघात समीकरण से जो x के दो मान आएंगे वो आएंगे इस रेखा और इस हाइपरबोला के प्रतिच्छेद बिंदु। ये स्पर्श रेखा अगर है तो वो दोनों प्रतिच्छेद बिंदु समान होने चाहिए, यानी एक के ऊपर एक होना चाहिए, समपाती होनी चाहिए। तो अब हमने ये लिखा है कि यदि रेखा नंबर 3 अतिपरवलय नंबर 2 की भी स्पर्श रेखा हो
अतिपरवलय नंबर 1 की तो स्पर्शरेखा वो है ही, अगर वो 2 की भी स्पर्शरेखा मान ली जाए तो फिर इस द्विघात समीकरण नंबर 4 का विवेचक यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा। तो फिर विवेचक बराबर 0 में कंडीशन में ये जो कंडीशन है उसमें मान रख दें b यानी x का गुणांक का स्क्वायर वर्ग, तो 4b की पावर 4 m स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4a मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये टर्म बी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू सी मतलब ये पूरा अचर पद। तो विवेचक ये बन गया, विवेचक या विविक्तिकर या डिस्क्रिमिनेंट वो ये बन गया और ये बराबर 0। इसको और सॉल्व करें, इसमें 4b स्क्वायर का भाग दे दें पूरी इक्वेशन में, तो यहाँ से 4 और ये b स्क्वायर हट जाएंगे और यहाँ 4b स्क्वायर का भाग देंगे तो ओनली b स्क्वायर रह जाएगा और ये टर्म अपनी जगह, इधर 4b स्क्वायर तो हट गए, भाग दे दिया, ये फैक्टर और ये फैक्टर आ जाएंगे। और सरल कर लें, इधर b स्क्वायर एम स्क्वायर को अंदर दोनों से गुणा कर दें तो a स्क्वायर बी स्क्वायर एम की पावर 4 आएगा और ये सेकंड टर्म हो जाएगी माइनस b की पावर 4 एम स्क्वायर। इधर इन दोनों को इन तीनों से गुणा कर दें, तो फर्स्ट को फर्स्ट से गुणा करने पर a स्क्वायर बी स्क्वायर एम की पावर 4, फर्स्ट को सेकंड से करने पर बाहर के माइनस को भी काउंट करते जा रहे हैं, तो प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर, फिर फर्स्ट को इससे करें तो प्लस b की पावर 4 एम स्क्वायर, फिर सेकंड को इससे करें तो प्लस a की पावर 4 एम स्क्वायर, इसको इससे करें तो माइनस a की पावर 4 और इसको इससे करें तो माइनस a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये सरल कर लिया, पद अलग अलग कर दिए हैं। अब इसमें एक तो a स्क्वायर बी स्क्वायर एम की पावर 4 ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएंगी, इसके अलावा ये टर्म और ये टर्म भी कैंसिल हो जाएंगी। जो बची वो 3 टर्म 1 2 3 4 टर्म बची, इन सभी में कॉमन टर्म है a स्क्वायर, तो इस जो बची हैं उनमें भी पूरी इक्वेशन में a स्क्वायर का भाग देते हुए लिख दें तो बी स्क्वायर एम स्क्वायर आ जाएगा, इसमें a स्क्वायर का भाग देंगे तो a स्क्वायर एम स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस a स्क्वायर रह जाएगा और ये माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर बी स्क्वायर को दाईं तरफ ले जाएं और इधर से एम स्क्वायर कॉमन ले लें तो एम स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी भाग दे देंगे तो एम स्क्वायर की वैल्यू 1 आ जाएगी, और एम स्क्वायर की वैल्यू 1 है तो एम की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ जाएगी। ये जो इक्वेशन है यहाँ पे ये ऐसे लिखा जा सकेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर कॉमन बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फैक्टर का भाग दे देंगे तो आ जाएगा एम स्क्वायर बराबर 1 और एम की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेखा नंबर 3 है जो कि फर्स्ट हाइपरबोला की स्पर्श रेखा तो है ही, हम चाहें कि वो सेकंड हाइपरबोला की भी स्पर्श रेखा हो जाए तो उसके लिए फिर m का मान इतना होगा। इसका मतलब इक्वेशन नंबर 3 में m का ये मान रख दें तो इक्वेशन बन जाएगी y इक्वल टू m की जगह प्लस माइनस 1 आएगा और x अपनी जगह और प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो ये माइनस है एम की जगह बन रख एम स्क्वायर की जगह बन रख दिया, तो ये हो गई उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। तो इस तरह से हमने जब दोनों की कॉमन टेंजेंट लेनी थी तो एक अतिपरवलय की टेंजेंट हम लेके ही चले और उस पर ये कंडीशन लगा दी कि वही रेखा दूसरे अतिपरवलय की भी टेंजेंट हो जाए, तो दूसरे की भी टेंजेंट हो जाए तो वो तब होगी जब m का मान इतना है, तो m के इस मान को वहाँ रख दें तो जो रेखा आएगी वो दोनों ही अतिपरवलयों की स्पर्श रेखा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लें, अतिपरवलय के शीर्ष a और a डैश हैं, इसके किसी बिंदु पर जिसका प्राचल फाई है अभिलंब खींचा गया और वो अभिलंब अनुप्रस्थ अक्ष को g पर काटता है, तो हमें ये प्रूव करना है कि दोनों शीर्षों से उस g की दूरियों का गुणनफल यानी ए जी इंटू ए डैश जी इतना होगा ए स्क्वायर ई की पावर 4 सेक स्क्वायर 5 माइनस 1, जहाँ ये उत्केंद्रता है। सॉल्यूशन पर आएँ या पहले क्वेश्चन को फिगर में समझ लें, तो जो अतिपरवलय है वो मानक रूप में लिया हमने और उस अतिपरवलय की ये अनुप्रस्थ अक्ष है, संयुग्मी अक्ष जिसको कि वाई अक्ष मानते हैं, और ये अनुप्रस्थ अक्ष या ट्रांसवर्स एक्सिस जो कि एक्स अक्ष है।
ये अतिपरवलय का केंद्र है, ये अतिपरवलय की एक ब्रांच है और ये अतिपरवलय की दूसरी ब्रांच है। ये ए और ए डैश अतिपरवलय के शीर्ष हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स a,0 और -a,0 होते हैं। अतिपरवलय पर ये एक बिंदु लिया हमने, कहीं भी ले सकते थे, ये बिंदु ले लिया P और इसका प्राचल फाई है। तो इस बिंदु पर ऐसे तो स्पर्श रेखा बनेगी और इस बिंदु से गुजरती हुई और इस स्पर्श रेखा के लंबवत रेखा यानी ये रेखा, ये अतिपरवलय का अभिलंब हो गया। ये अतिपरवलय के फाई प्राचल वाले बिंदु पर अभिलंब है और ये अभिलंब अनुप्रस्थ अक्ष यानी एक्स अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है ये बिंदु जी है। तो अब इस सिचुएशन में हमें सिद्ध करना है कि ए से जी तक की दूरी इंटू ए डैश से जी तक की दूरी, ये गुणनफल इतना होगा ए स्क्वायर इंटू e की पावर 4 सेक स्क्वायर 5-1। तो सॉल्यूशन में अतिपरवलय दे ही रखा था और उसके शीर्ष जो है हमने डायरेक्ट लिख दिए कि a,0 और -a,0 ये अतिपरवलय के दो शीर्ष होते हैं। अतिपरवलय की उत्केंद्रता E है तो फिर उत्केंद्रता का A और B से ये संबंध होता ही है। अतिपरवलय के बिंदु फाई यानी वो बिंदु जिसका प्राचल फाई है अर्थात जिसके फुल कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक सेक फाई बी टेन फाई, इसको नाम भी दे दिया हमने बिंदु को P। इस बिंदु पर अभिलंब का समीकरण क्या होता है, तो वो जो हमने आर्टिकल में अभिलंब के समीकरण प्रूव किया है वहाँ से डायरेक्ट लिख दिया। फाई प्राचल वाले बिंदु पर अभिलंब का समीकरण होता है ax साइन फाई प्लस बी वाई बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन फाई। तो ये अभिलंब है जो फिगर में ये रेखा है। अब हम अभिलंब और एक्स अक्ष यानी अनुप्रस्थ अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना चाहते हैं। तो प्रतिच्छेद बिंदु के लिए अनुप्रस्थ अक्ष का भी समीकरण लिख दिया। अनुप्रस्थ अक्ष जो है वो एक्स अक्ष है, उसका समीकरण y बराबर 0 होगा। तो इन दोनों रेखाओं यानी अभिलंब और अनुप्रस्थ अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करने के लिए इन दोनों समीकरणों को x और y के लिए हल कर लें। तो y का तो मान 0 आ ही रखा है यहाँ पर, y बराबर 0 यहाँ रख दें तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो 1 और 2 से यानी यहाँ y बराबर 0 रख देंगे तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी। तो x का मान आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन फाई अपॉन a साइन फाई, या इसको ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन a और टेन फाई अपॉन साइन फाई सेक फाई हो जाता है और y का मान तो 0 है ही। तो ये जो अभिलंब और अनुप्रस्थ अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु था G, इसके कोऑर्डिनेट्स ज्ञात हो गए हमें। x कोऑर्डिनेट तो ये आ गया और y कोऑर्डिनेट 0, तो ये G के कोऑर्डिनेट्स आ गए। और कैपिटल A और कैपिटल A डैश जो कि शीर्ष हैं इस अतिपरवलय के, उनके कोऑर्डिनेट्स हमें ज्ञात हैं ही। तो वैसे तो हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर जिन बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है उन सबका सेकंड कोऑर्डिनेट तो 0 ही है, यानी सारे बिंदु x अक्ष पर ही हैं। तो फिर हम केवल x कोऑर्डिनेट के अंतर करके भी दूरी निकाल सकते हैं। तो ये दूरी निकाली हमने AG यानी A और G के बीच की दूरी, तो ये आ जाएगी OG माइनस OA यानी G का सेकंड फर्स्ट कोऑर्डिनेट माइनस A का फर्स्ट कोऑर्डिनेट। OG दूरी G का फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा और OA दूरी A का फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा। तो AG दूरी निकालेंगे तो वो OG माइनस OA यानी AG दूरी आ जाएगी G का फर्स्ट कोऑर्डिनेट माइनस A का फर्स्ट कोऑर्डिनेट। इसी तरह से A डैश G दूरी वो आ जाएगी G का फर्स्ट कोऑर्डिनेट माइनस A डैश का फर्स्ट कोऑर्डिनेट, और A डैश का फर्स्ट कोऑर्डिनेट माइनस A है तो माइनस ऑफ माइनस A, तो ये प्लस A हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट डिफरेंस करके x कोऑर्डिनेट्स का अंतर करके दूरी AG और दूरी A डैश G ज्ञात कर लें। AG और A डैश G इतने आए, इनको गुणा कर दें, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड गुणा हो जाएंगी AG इंटू A डैश G और दोनों की राइट हैंड साइड गुणा हो जाएंगी। तो राइट हैंड साइड में ये x माइनस वाई एक्स प्लस वाई का रूप है, यानी दो पदों का अंतर और उन्हीं दो पदों का योग। तो जब ये पूरी राइट हैंड साइड इस पूरी राइट हैंड साइड से गुणा होगी तो आ जाएगा फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है उस तरीके से। तो ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हो गया और ये सेकंड टर्म का स्क्वायर हो गया। जो हमें प्रूव करना है वो ई के रूप में है, उसमें बी नहीं है, तो बी स्क्वायर का मान हम उत्केंद्रिता के रूप में रख दें जो कि होता है ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस 1, और बाकी सब टर्म अपनी जगह हैं। इस ए स्क्वायर को अंदर गुणा भी कर दिया तो ये टर्म हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दोनों से गुणा करने पर, और सब टर्म अपनी जगह हैं। ये वाला ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा
और एक ए की पावर भी कैंसिल हो जाएगी, तो अंदर बचेगा ए ई स्क्वायर, और ए ई स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर ई की पावर 4। ये सेक स्क्वायर अपनी जगह और ये ए स्क्वायर अपनी जगह, इन दोनों टर्म्स में से ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो ये उतना आ जाएगा जितना हमें सिद्ध करना था। तो अभिलंब अनुप्रस्थ अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है उस बिंदु की दोनों शीर्षों से दूरियों का गुणनफल इतना होगा, ये प्रूव करना था। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और इस क्वेश्चन में अतिपरवलय पर अभिलंब, जैसे पिछले में अभिलंब था, इसमें भी अतिपरवलय पर अभिलंब है। अतिपरवलय के कोई भी सुएच्छ बिंदु पर हम अभिलंब ले लेंगे, वो अभिलंब दोनों अक्षों को क्रमशः कैपिटल जी और स्मॉल जी पर काटता है। उसमें तो हम एक ही अक्ष अनुप्रस्थ अक्ष को काट रहा था, यहाँ दोनों अक्षों को काट रहा है, कैपिटल जी और स्मॉल जी पर। फिर कैपिटल जी और स्मॉल जी से अक्षों पर लंब खींचे गए और वो लंब आर पर मिलते हैं। तो हमें इस आर का बिंदु पथ ज्ञात करना है और सिद्ध करना है कि इस आर का बिंदु पथ ये अतिपरवलय होगा। ये भी अतिपरवलय है, एक्स स्क्वायर का पद माइनस वाई स्क्वायर का पद बराबर अचर पद। तो बिंदु पथ ये लाना है। तो पहले क्वेश्चन को फिगर में समझें। यहाँ पर अतिपरवलय की अनुप्रस्थ अक्ष यानी एक्स अक्ष और संयुग्मी अक्ष यानी वाई अक्ष दिखाई गई हैं, अतिपरवलय नहीं दिखाया गया है। और अतिपरवलय के किसी बिंदु पर ये एक अभिलंब है, तो अभिलंब ही दिखाया है अतिपरवलय, और उस पर वो बिंदु पी नहीं दिखाया है। तो ये हो गया अतिपरवलय के किसी बिंदु पर अभिलंब, और ये अभिलंब अनुप्रस्थ अक्ष को कैपिटल जी पर और संयुग्मी अक्ष को स्मॉल जी पर काटता है। तो ये बिंदु कैपिटल जी और ये बिंदु स्मॉल जी हो गई। उसके बाद कैपिटल जी से इस अक्ष पर लंबवत रेखा खींची और स्मॉल जी से अनुप्रस्थ अक्ष के संयुग्मी अक्ष के लंबवत रेखा खींची, यानी दोनों बिंदुओं से अपनी अपनी अक्षों के लंबवत रेखाएं खींची। कैपिटल जी से गुजरती हुई और एक्स अक्ष के लंबवत रेखा, और स्मॉल जी से गुजरती हुई और वाई अक्ष के लंबवत रेखा। ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित होती हैं, ये बिंदु कैपिटल आर है। हमें इसका बिंदु पथ ज्ञात करना है। तो पहले तो हम ये अभिलंब ले लें। अतिपरवलय के किसी बिंदु फाई, जिसका प्राचल फाई है, उस पर अभिलंब का समीकरण ये होता है ए एक्स साइन फाई प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन फाई। ये तो हो गया इस अभिलंब का समीकरण। अब कैपिटल जी और स्मॉल जी के कोऑर्डिनेट्स ज्ञात करेंगे। तो y बराबर 0 एक्स अक्ष का समीकरण होता है। तो एक बार तो इस अभिलंब के समीकरण में y बराबर 0 रख के x के लिए हल कर लें, वो तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही आएगा। y बराबर 0 रख के x के लिए हल करेंगे तो x का मान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए 10 सेक फाई हो जाएगा, 10 अपॉन साइन वो सेक हो जाएगा। और इसमें x बराबर 0 रखें, x बराबर 0 संयुग्मी अक्ष का समीकरण है y अक्ष का। तो x बराबर 0 इस अभिलंब के समीकरण में रखें तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो y का मान आएगा, b का भाग दे देंगे, x बराबर 0 रखने पर y बराबर इतना आएगा। तो y बराबर 0 रखने पर x बराबर इतना आया, तो x कोऑर्डिनेट ये और y कोऑर्डिनेट 0, ये हो गए कैपिटल G के कोऑर्डिनेट्स। ये हमने निकाला है अभिलंब और x अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु जो कि कैपिटल G है। तो कैपिटल G के कोऑर्डिनेट्स ये हो गए, x कोऑर्डिनेट ये और y कोऑर्डिनेट 0। इसी तरह से अभिलंब और संयुग्मी अक्ष यानी कि y अक्ष, जिसका समीकरण होता है x बराबर 0 का प्रतिच्छेद बिंदु ये हो जाएगा। उसका x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा और y कोऑर्डिनेट जो कि यहाँ रख के निकाला है वो होगा। तो ये स्मॉल g के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब हमारे पास इन दोनों बिंदुओं के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब जो ये कैपिटल R है इसके कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि इसका बिंदु पथ ज्ञात करना है, तो मान लो कि कैपिटल R के कोऑर्डिनेट्स h के हैं। G से x अक्ष पर, यानी जो कैपिटल वाला G है उससे तो x अक्ष पर लंब, तथा स्मॉल वाले G से y अक्ष पर लंब R H के पर मिलते हैं, जैसा कि इस फिगर में दिख रहा है। तो R का जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो हमने H माना है। यहाँ क्लियर दिख रहा होगा इस फिगर में कि R का फर्स्ट कोऑर्डिनेट वही होगा जो G का फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, और G का फर्स्ट कोऑर्डिनेट है ये। तो R का G का फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है वो R के फर्स्ट कोऑर्डिनेट H के बराबर होगा। सिमिलरली R का जो सेकंड कोऑर्डिनेट है, जैसे ये दूरी फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगी R का और ये सेकंड कोऑर्डिनेट होगा, तो ये जो R का सेकंड कोऑर्डिनेट है वो उतना ही होगा जितना G का सेकंड कोऑर्डिनेट है। तो G का स्मॉल G का जो सेकंड कोऑर्डिनेट है वही
आर का सेकंड कोऑर्डिनेट होगा जो कि हमने के मान रखा है। तो अगर इस प्रतिच्छेद बिंदु आर के कोऑर्डिनेट्स एच के मान लेते हैं तो ये एच की वैल्यू होगी और ये के की वैल्यू होगी। अब इन दोनों से हमें केवल फाई को एलिमिनेट करते हुए एच और के में संबंध स्थापित करना है, जिससे कि कैपिटल आर एच के का बिंदु पथ ज्ञात हो जाए। तो ये बात बची है जो कि आसान सा काम है। इस इक्वेशन से ए को इधर ले लिया तो ये टर्म हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सेक फाई बराबर ए एच, और फिर उसका स्क्वायर भी कर दिया है, यानी इस इक्वेशन का वर्ग भी कर दिया और ए को इधर भी ले दिया है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर फाई बराबर ए स्क्वायर एच स्क्वायर। इधर बी को इधर लेने के बाद इक्वेशन का वर्ग कर दें तो वो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर फाई बराबर बी स्क्वायर के स्क्वायर। वो क्यों किया है? क्योंकि फाई को एलिमिनेट करना है, और फाई को एलिमिनेट करने के लिए हम इस बात का उपयोग करने जा रहे हैं कि सेक स्क्वायर फाई माइनस टेन स्क्वायर फाई की वैल्यू 1 होती है। तो इसमें सेक स्क्वायर फाई है और इसमें टेन स्क्वायर फाई है, गुणांक दोनों में समान है, तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 घटा दें। तो जब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 घटाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर तो कॉमन रहेगा और सेक स्क्वायर फाई माइनस टेन स्क्वायर फाई यहाँ आ जाएगा, और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड घटेगी तो राइट हैंड साइड ए स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगी। अब क्योंकि सेक स्क्वायर फाई माइनस टेन स्क्वायर फाई बराबर 1 होता है तो ये फैक्टर 1 हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड में केवल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर रह गया और राइट हैंड साइड में ये टर्म रह गई और फाई एलिमिनेट हो गया। जैसे साइन फाई और कॉस फाई की टर्म होती तो हम वर्ग करके जोड़ देते ताकि फाई का विलोपन हो जाए। यहाँ सेक और टेन की थी तो वर्ग करके घटा दिया है ताकि फाई का विलोपन हो जाए। फाई का विलोपन होने के बाद एच और के में ये संबंध आया, तो इस संबंध में एच की जगह एक्स और के की जगह वाई रख दो तो ये आ जाएगा कैपिटल आर बिंदु जो कि एच के है उसका बिंदु पथ, और साइड भी चेंज कर दिए। तो राइट हैंड साइड को लेफ्ट में लिख दिया, एक्स की जगह एच और वाई की जगह के रखते हुए, और लेफ्ट हैंड साइड को राइट में लिख दिया। तो ये आ गया इस कैपिटल आर बिंदु का बिंदु पथ, और ये जैसा कि ऊपर हम चर्चा कर ही चुके हैं कि ये भी अपने आप में एक अतिपरवलय होगा, क्योंकि इसमें भी एक्स स्क्वायर की टर्म माइनस वाई स्क्वायर की टर्म बराबर कांस्टेंट टर्म। तो ये हमने आज कुछ क्वेश्चंस लिए हाइपरबोला से रिलेटेड। आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल। जय हिंद।